सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित यह वीडियो है। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी देख रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? यदि शरीर में 0 से 6 वर्ष तक के जो आयु वाले बच्चे हैं, अगर उन बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए, ऊर्जा की कमी हो जाए, तो उन बच्चों को कौन से रोग हो जाते हैं? यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। हालांकि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण वयस्कों को भी रोग हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इससे प्रभावित बच्चे ही होते हैं। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो इससे बच्चों क्वाशी ऑर्कर रोग हो जाता है। क्वाशी ऑर्कर रोग हो जाता है। और अगर एनर्जी की कमी हो जाए तो मेरास्मस रोग हो जाता है। मेरास्मस रोग हो जाता है और इसको संयुक्त रूप से PEM कहा जाता है। PEM का मतलब क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाए तो शरीर मेरास्मस और क्वाशी ऑर्कर रोग से पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ देखें, ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस रोग है, इसे सामान्य भाषा में टीबी के नाम से जानते हैं। यह रोग सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यह वाला विकल्प तो गलत है। मेरास्मस यही वाला विकल्प सही नजर आता है। जो ग्वाइटर रोग है वो तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और यह जो एंजाइना रोग है, जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह उचित तरीके से नहीं हो पाता तो एंजाइना रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरास्मस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पोषण तत्व की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया बहुत ही एक गंभीर समस्या है, विशेष रूप से किशोरियों में और 15 से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं में। बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, न कि एनीमिया रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। और अगर आयरन की कमी हो जाए, आयरन की कमी के कारण ही जो महिलाएं होती हैं वो एनीमिया से पीड़ित हो जाती हैं। और प्रोटीन की कमी से तो अभी हम लोगों ने देखा ठीक पहले कि क्वाशी ऑर्कर रोग हो जाता है और मेरास्मस रोग हो जाता है। बात करें विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी कि आयरन के कमी के कारण ही एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। और अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ओजोन परत को अवशोषित करती है वह कौन सी किरणें हैं जिसको ओजोन अवशोषित कर लेती है? तो आइए जरा देखते हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो कई परतों पर बटा हुआ है, और कई परतों पर बटने का कारण है कि जो वायुमंडल की जो सघनता है वह सतह से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक बराबर नहीं रहता। और एक बराबर नहीं रहता, इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों ने इसको कई परतों में बांट रखा है। उन कई परतों में से एक परत है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन पाया जाता है। ओजोन का मुख्य कार्य है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है, जिसे हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन भी कहते हैं, उसमें अनेक प्रकार की किरणें होती हैं। गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, फिर विबग्योर होता है, इंफ्रारेड होता है। तो इस इंसोलेशन में से, इस सौर विकिरण में से जो पैराबैंगनी किरणें हैं, जिसको अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेस के नाम से जाना जाता है, इसको ही रोकने का काम ओजोन परत करती है। 1985 में इसमें होल भी पाया गया था। फिर 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और इस पर छेद करने वाले जिम्मेदार कारक CFC पर रोक लगाई गई और उसको HFC से प्रतिस्थापित किया गया था। तो ओजोन परत का मुख्य काम है पैराबैंगनी किरणों को रोकना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पैराबैंगनी किरणें। आगे बढ़ते हैं। और इंटरनेट के आविष्कारक का श्रेय किसे माना जाता है? तो
तो रॉबर्ट ए क्वाइन और विंटन ग्रे सर्फ को माना जाता है। तो यह सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न है जो हमें पता होना ही चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आज हमारी जो समस्त गतिविधियां हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ देख रहे हैं सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। साथियों जो सूर्य है, अभी 2 सितंबर को जो इसरो है वह आदित्य L1 को प्रतिस्थापित करने वाला है, जिसका मुख्य काम है सूर्य का अध्ययन करना। और हमारा जो सूर्य है वो कई परतों में वो भी बटा हुआ है, या फिर वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन की सरलता के लिए कई परतों में बांट दिया जाता है। उस एक परत में से जो सबसे केंद्रीय परत है उसको कहा जाता है कोर, और इस कोर में हाइड्रोजन का संलयन होता है और वह बदलता है हीलियम में, और इसी संलयन की प्रक्रिया से एक बृहद ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वही ऊर्जा पृथ्वी तक आती है। उस ऊर्जा में से एक किरण को ओजोन परत परावर्तित कर देता है, जिसे हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में देखे। तो सूर्य के नाभिक में, सूर्य के कोर में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, न कि नाभिकीय विखंडन की, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो जो सूरज है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन का एक बॉल है और उसके केंद्र में जो हाइड्रोजन है संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होता है। नाभिकीय विखंडन तो मानव निर्मित परमाणु संयंत्र में होता है। जो कुडुनकुलम या कल्पक्कम में हमारा जो परमाणु संयंत्र है उसमें नाभिकीय विखंडन के जरिए परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाती है, लेकिन हमारे सूरज में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, क्योंकि नाभिकीय संलयन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगर हम लोग इस विधि से ऊर्जा बनाना सीख लिए तो ये जो ऊर्जा असुरक्षा की स्थिति निर्मित होगी भविष्य में, उसका हल निकाला जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परमाणु संलयन। सूर्य के केंद्र में, सूर्य के नाभिक में, सूर्य के कोर में परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होता है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय। तो बात करें बाबर का जो समय काल जो था वह तो 1526 से लेकर 1530 तक था भारत में। बहादुर शाह जफर, अगर शाहजहां की बात करें तो 1628 से लेकर 1658 तक, और बात करें अकबर की तो जो अकबर है, अकबर का समय काल 1556 से लेकर 1605 तक, और 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का काल था। तो इसमें देखें 1857 में ये तीनों विकल्प सही नहीं आ रहे हैं, तो बच गया क्या? बहादुर शाह जफर। तो यानी 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे और उन्हीं के नेतृत्व में यह क्रांति की गई थी, और इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने फिर कई नीतियां ऐसी लागू की जो भारत को विभाजन करती थी और अंग्रेजों को उसमें सहायता मिलती रही। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, बहादुर शाह जफर। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और जब भारत को आजादी मिली और जब नीति निर्माण का जिम्मा स्वयं भारतीय संभाल रहे थे, तो हमने रूस से पंचवर्षीय योजना उधार लिया और हमारे देश में भी लागू किया। आजादी के बाद से यह निरंतर चलता रहा, लेकिन वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया, और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 तक थी। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है, क्योंकि योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया। अब क्या है? नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह एक थिंक टैंक है। योजना आयोग था जो पहले वो संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था। दोनों के कार्य करने के तरीके में और कार्य करने की प्रकृति में काफी अंतर है। तो आखिरी जो पंचवर्षीय योजना देश में जो लागू की थी वो 2012 से लेकर 2017 तक थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है।
तो प्रश्न पूछा जा रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में कोई भी योजना पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो जो अशोक के अभिलेख तो कई भाषाओं और कई लिपियों में मिले हैं, लेकिन जो अधिकांश अभिलेख है, जो अधिकांश अभिलेख की जो भाषा है वह प्राकृतिक है, ठीक। और प्राकृतिक पाली एक प्रकार की प्राकृतिक भाषा है, और लिपि की बात करें तो लिपि ब्राह्मी लिपि है अधिकांश। लेकिन कुछ जो अभिलेख मिले हैं उनमें जो भाषा है वह ग्रीक भी है और अरमाइक भी है, ठीक। और बात करें लिपि की तो कुछ लिपि खरोष्टी में भी पाई गई है जो अशोक के अभिलेख से संबंधित है, लेकिन अधिकांश अभिलेख का जो संबंध है वो भाषा प्राकृतिक से संबंधित है और लिपि ब्राह्मी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्राकृतिक। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारे लाल, गुरु घासीदास जी, वामन राव लाखे। तो ये तो सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के जो संस्थापक थे वो गुरु घासीदास जी थे। मनखे एक समान एक वाणी में सुनाना चाहता हूं गुरु घासीदास जी की, पानी पीहू छान के गुरु बनाहू जान के। तो जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं तो थोड़ा जांच परख करके ही मानिए, यह सीख आपको गुरु घासीदास जी देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गुरु घासीदास जी। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। तो साथियों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर भाग 3 में दिए गए किसी अनुच्छेद के अधिकार की प्राप्ति नागरिकों को नहीं होती है, तो वो सीधे अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है, और यह अधिकार संविधान का अनुच्छेद 32(1) प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कई प्रकार के रीट भी जारी कर सकती है, परम आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और भी अनेक प्रकार के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है, शहीद कौशल यादव पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शहीद कौशल यादव पुरस्कार जूनियर वर्ग में दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन बाहरी वस्तुओं से दीप्तमान ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है। उन बाहरी वस्तुओं से गर्मी को अस्वीकार करता है, उन शरीर का तापमान बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखें तो जो भी ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़ों के मध्य में वायु फंस जाती है, ऊनी कपड़ों के मध्य में वायु आ जाती है, और जो वायु है वह इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट दोनों का बैड कंडक्टर है। और जब वायु एक हीन चालक हो गया तो न तो वो शरीर के अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने देता है और ना ही बाहर की ठंडक को अंदर आने देता है। इस प्रकार से जो ऊनी कपड़े होते हैं वो शरीर में आवश्यक ऊष्मा को बनाए रखते हैं और ठंड से बचाए रखते हैं, क्योंकि जो बीच में वायु आ जाती है और वायु एक इंसुलेटर की भांति काम करने लगती है, अंदर की ऊष्मा को भी बाहर नहीं जाने देती और ना ही बाहर की ठंडक को अंदर आने देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखें तो उन शरीर का तापमान बढ़ाता, उन बाहरी वस्तुओं से गर्मी को स्वीकार करता, उन ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता और उसे अवशोषित रखता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, यानी कि विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है
तो ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है, रायगढ़, कबीरधाम, नारायणपुर, बलरामपुर। चक्रधर बड़े ही भारी व्यक्ति थे, बड़े ही विद्वान पुरुष थे। ये नृत्य और संगीत में उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इन्होंने कथक की एक नई प्रारूप भी प्रारंभ किया इन्होंने, और उसको रायगढ़ घराना कहा जाता है। और इनकी स्मृति में ही, सम्राट चक्रधर की स्मृति में ही वर्ष 1985 से गणेश चतुर्थी के अवसर पर चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। आगे बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल है राजिम, पलारी, सिहावा, चंद्रपुर। और इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा। धमतरी के सिहावा से महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। यानी इसका विकल्प क्या है, सही उत्तर तो चौथा यानी कि डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है, वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो जी हाँ साथियों, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी हैं, जो वर्तमान में आर वेंकटा रमनी है, वो राज्यसभा की बहसों में भी भाग ले सकते हैं और लोकसभा की बहस में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। ये समिति के भी सदस्य बनाए जा सकते हैं। और अगर हमें इसे सही तरीके से पढ़ना है तो हमें अनुच्छेद 88 विजिट करना होगा, संविधान के अनुच्छेद 88 को पढ़ना होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, उसके पद और सेवा शर्तों के बारे में जानकारी तो हमें अनुच्छेद 76 में लगती है, लेकिन वह दोनों सदनों में भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 88 से मिलती है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। इसकी ये दोनों जो आप बिंदु देख रहे हैं, दोनों ही सही हैं और दोनों की जानकारी हमें संविधान के अनुच्छेद 88 में मिलती है। लोकसभा में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा में भी भाग ले सकता है और संयुक्त बैठक होगी उसमें भी भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे मत देने का अधिकार नहीं होता। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन वह संसद की सत्र में भाग ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। और मंत्री परिषद के साथ अनुच्छेद 88 में बताता है कि मंत्री और महान्यायवादी संसद में कैसे भाग ले सकते हैं। जैसे मंत्री भी भाग ले सकते हैं, अगर मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन वहां मत नहीं दे सकते। तो ये दोनों ही कथन सही है और इसके वेरिफिकेशन के लिए अनुच्छेद 88 को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि इसका विकल्प सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चुनाव करना है, गलत विकल्प का। प्रति माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, हाँ 2500 रुपए दिया जाएगा कि आप अपना खर्चा चला लीजिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ये भी सही है। अगर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करनी है तो 12वीं पास तो होना। अभी आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 6वीं 7वीं पास हो गए फिर लाओ बेरोजगारी भत्ता लाओ, तो फिर पहली फुर्सत में निकलिए, नहीं दिया जाएगा। 12वीं पास तो होना ही पड़ेगा। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन, तो यह वाला विकल्प गलत है। यहाँ पर 3 की जगह 2 होना चाहिए। और 1 अप्रैल का मानक क्यों दिया गया है? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से ये प्रारंभ ही हुई है यह योजना। वार्षिक आय रुपए 2.5 लाख से अधिक न हो, 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि यह वाला भी सही है, एक ही असत्य है। यहाँ 3 की जगह 2 हो जाना
था तो अब यह वाला विकल्प भी सही हो जाता। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये भी बहुत ही तार्किक है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। भारत औद्योगिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। भारत की 68% आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी गांवों में निवास करती है और ग्रामीण भारत की जो सबसे बड़ी मुख्य केंद्रित गतिविधि है वो है कृषि, अर्थात कृषि ही सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है और इस प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है। इसका शुभारंभ हरेली त्योहार से हुआ है। तो जी हाँ साथियों, इसका शुभारंभ हरेली त्योहार से हुआ है 17 जुलाई से। 17 जुलाई से तो यह वाला कथन सही है। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, ये भी सही है। पहले 14 थे लेकिन 23-24 से यह 16 हो गए हैं। रस्सी कूद और कुश्ती को शामिल किया गया है। रस्सी कूद एवं कुश्ती को इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए 14 से 16 हो गया है। तो यह वाला कथन भी सही है। प्रदेश भर में 6 स्तर पर इसका आयोजन होगा। तो जी हाँ, इसका 6 स्तर पर आयोजन होगा। एक तो क्लब स्तर पर होगा, राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत जो क्लब बनाए गए हैं, पहले क्लब स्तर पर होगा, फिर जोन स्तर पर होगा, फिर विकास खंड स्तर पर होगा, फिर जिला स्तर पर होगा, फिर संभाग स्तर पर होगा, फिर राज्य स्तर पर। तो इस प्रकार से इसमें 6 स्तर है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यह वाला कथन भी क्या है? सही है। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। तो यह गलत है और यह बिल्कुल भी तार्किक नहीं है कि खेल का आयोजन नगरीय प्रशासन विभाग करे। इस खेल का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग करती है। छत्तीसगढ़ी जो ओलंपिक खेल है, इसका जो आयोजन है वो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, क्योंकि यही वाला असत्य है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2013 से संबंधित तथ्यों को लेकर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, मां माया मंदिर रतनपुर में, मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में, महमाया मंदिर रायपुर में। तो इसका जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है, ताकि इस कॉरिडोर के जरिए नक्सलगढ़ को सांस्कृतिक गढ़ बनाया जा सके और इस कॉरिडोर में दंतेश्वरी मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्यों को, आदिवासी संस्कृति को, दंतेवाड़ा के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रभाव जनमानस में सकारात्मक ही रहने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही विकल्प है ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, निर्माण, खनन एवं उत्खनन। तो बात करें प्राथमिक क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद को 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं फसल, वन, पशुधन, मछली पालन और खनन एवं उत्खनन। और द्वितीय क्षेत्र में 3 है, निर्माण है, विनिर्माण है और ऊर्जा है। निर्माण कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग और आगे क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति है। तो यहाँ पर और जो बच जाते हैं जो भी क्षेत्र, परिवहन, व्यापार, संग्रहण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, वो सभी किसमें आ जाते हैं? तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखें खनन एवं उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में है, न कि यह द्वितीय क्षेत्र में, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा डी। हाँ, हालांकि उद्योग क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को कृषि प्राथमिक क्षेत्र से निकालकर उद्योग क्षेत्र में ले आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में अंतर करना है और खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बहाल
बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया साथियों। सूडान में वहां की मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के बीच जंग छिड़ गई और उस जंग में पीड़ित थे भारतीय लोग, तो उनको वहां से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 15, 16, 17, 18। तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो 2015 से प्रारंभ होकर 2030 तक के लिए हैं, यानी 2030 तक इन 17 लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। इस 17 लक्ष्य में जीरो हंगर, सभी तक ड्रिंकिंग वाटर, पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी उन्मूलन इत्यादि इसमें मानक रखे गए हैं 17। ठीक, इसको 2015 से लेकर 30 तक के लिए लक्ष्य है। 2030 तक हमें पूर्ण कर लेना है, जो पूर्ण होता हुआ दिखता नहीं है मुझे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, सदन का पीठासीन अधिकारी, सक्षम न्यायालय। तो साथियों इसका सही उत्तर है सक्षम न्यायालय। इसको वेरीफाई करने के लिए हमको संविधान का अनुच्छेद 102(1) ख को पढ़ना पड़ेगा, बी को पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि कोई संसद का सदस्य रहने या बनने के अयोग्य हो जाएगा यदि वह विकृत चित्त का हो, और यह कौन वेरीफाई करेगा? तो सक्षम न्यायालय करेगा। तो अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। 17 वाला इंडोनेशिया में हुआ था और ब्राजील वाला 19वां होगा, और अगले साल ब्राजील में है, और इन देशों को मिलाकर ही ट्राइको कहा जाता है, ट्राइको कहा जाता है। और ये पहली बार हो रहा है कि लगातार 3 विकासशील देश G20 की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले इंडोनेशिया ने किया था, अब भारत कर रहा है, इसके बाद ब्राजील करेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि 3 कहीं विकल्प में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, तो जी सही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र संबोधित और हस्ताक्षर सहित दे सकता है। और यह इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? तो अनुच्छेद 94 में। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, जी हाँ, डिप्टी स्पीकर है जो उपाध्यक्ष है, संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करेगा। इसकी भी जानकारी हमें संविधान का अनुच्छेद 94 में मिलती है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, नहीं, यह गलत है। संविधान के अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है कि राज्य का सभापति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे सकेगा। तो जो राज्य का सभापति है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देंगे, न कि उपसभापति को। इसीलिए यह कथन गलत है, और इसके बारे में सही अनुमान लगाना है तो अनुच्छेद 67 को पढ़ना पड़ेगा। राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा और हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे सकेगा, यह वाला कथन सही है, और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 90 में मिलती है। जो उपसभापति है किसके? तो राज्यसभा के, वो सभापति को अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकते हैं हस्ताक्षर सहित, और यह अनुच्छेद 90 से मिल जाता है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, यानी कि विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। वीर नारायण कहाँ के जमींदार थे? तो ये सोना खान के जमींदार थे। एक बात बता दें आप लोगों को
कि नेशनल पार्क को लेकर, 1857 की क्रांति को लेकर और वीर नारायण सिंह के बारे में अगर आप अधिक से अधिक विस्तारित जानकारी पाना चाहते हैं तो बघेल ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में श्रीमान बघेल जी द्वारा वीडियो काफी विस्तार से बताया गया है। आप जाकर वहां विजिट कर लें और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर लें। आगे बढ़ते हैं। नामसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो अभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई राज्यों के बीच में सीमा विवाद है और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे विवाद को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। वैसा ही एक प्रयास नामसाई घोषणा है और नामसाई घोषणा के तहत असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद को लेकर बातचीत हुई है, समझौता हुआ है। 123 गांव थे, 90 गांव को विवाद के समाधान वाले मामले में शामिल किया गया है। तो नामसाई घोषणा पत्र का संबंध असम और अरुणाचल प्रदेश से है। इन दोनों राज्यों के बीच ही सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।